बेटे वो कैलकुलेटर मुझे पकड़ाइएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी स्टार्ट हो गया। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों, ठीक ठाक हो? कंफर्मेशन दीजिएगा। चले, इतने ज्यादा आज क्लास में स्ट्रेंथ है। हाँ वो 1 आवर के पैकेज पे लगी। मतलब स्टूडेंट का वेट करें या स्टार्ट करें, क्या करना है? जस्ट 5 स्टूडेंट। स्टार्ट कर दूं? चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट भी मैंने न्यू चैप्टर करना था। चलें वो क्या करवा दूं? अच्छा वो डिस्काउंट वाला जो समझना था। चलें जब तक मैं वो करवा देती हूँ। वो आपकी क्लास की एक बच्ची भी है, उन्होंने भी क्लास लेनी होती है, वो जो उनके साथ है फाइजा के साथ। टारगेट कॉस्टिंग में था ना वो। अच्छा भी टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे। इसमें कुछ स्टूडेंट को ये इशू आ रहा था कि डिस्काउंट की तो अमाउंट ही नहीं दी हुई, तो वो हम कैसे सॉल्व करें? तो बेटे डिस्काउंट की अमाउंट नहीं दी हुई इसलिए क्योंकि डिस्काउंट ही तो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जनाब उन्होंने ये कहा है, देखो रिक्वायरमेंट पे फोकस करते हैं, कहते हैं फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्काउंट दैट HAL शुड ऑब्टेन इन ऑर्डर टू अचीव टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट। टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट कब आप अचीव कर सकते हो? जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट के इक्वल होती है और कॉस्ट गैप 0 हुआ करता है। तो बेसिकली हमने इतना डिस्काउंट, वो कहता है डिस्काउंट की वो अमाउंट फाइंड आउट कीजिए। इन सिंपल टर्म्स वो डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड आउट कीजिए जो आपके कॉस्ट गैप को एलिमिनेट कर दे, खत्म कर दे। तो भाई आप लोगों को कॉस्ट गैप तो फाइंड आउट करना आता है, एक्चुअल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली होगी आपने, टारगेट कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली होगी, ऐसा हो गया। अच्छा अब आपने उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले कॉस्ट गैप की अमाउंट फाइंड आउट कर ली होगी, वो जनाब मैं उसकी वैल्यू बुक से ही ले लूंगी। और कॉस्ट गैप की अमाउंट है 324। कॉस्ट गैप है हमारे पास जनाब 324 मिलियन टोटल में है, पर यूनिट नहीं। अच्छा देखो बेटे, अब हम चाहते ये हैं कि डिस्काउंट के थ्रू हम इस कॉस्ट गैप को खत्म कर दें, इतना डिस्काउंट अपने सप्लायर से ले लें कि कॉस्ट गैप खत्म हो जाए, आपकी मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी और मटेरियल कॉस्ट के कम होने से ऑटोमेटिकली जो आपका कॉस्ट गैप है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा अब उसमें देखो डिस्काउंट का बेनिफिट किस कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? जस्ट मटेरियल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। डिस्काउंट का इफेक्ट किस पे होता है? मटेरियल कॉस्ट पे। और बेटे यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट के साथ उसने एक पॉइंट को रिलेट किया है, इंपोर्ट चार्जेस हैं वो 15% है। और वो 15% किस पे बेस कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है? आपकी मटेरियल की परचेज प्राइस। तो जब मटेरियल की परचेज प्राइस कम होगी, कस्टम ड्यूटी का रेट तो फिक्स है, लेकिन जब आपकी मटेरियल की कॉस्ट प्राइस कम होगी बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, ऑटोमेटिकली आपके जो इंपोर्ट चार्जेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसका मतलब आपके इंपोर्ट चार्जेस कॉस्ट प्राइस पे बेस करें और मटेरियल की कॉस्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट कम हो जाएगी। तो हमने क्या काम करना है जनाब? इतना मटेरियल की कॉस्ट को कम करना है। और जब हम बात करते हैं मटेरियल की कॉस्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें वो 15% इंपोर्ट चार्जेस शामिल हैं, इंक्लूसिव है, उनको अलग कर दीजिए। मैंने इसमें से 15% जो इंपोर्ट चार्जेस हैं उसका इफेक्ट निकालना है, इसमें इंपोर्ट चार्जेस शामिल हैं, इसका मतलब ये 115% है। तो मुझे 100% जो है वो कॉस्ट गैप की अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो मैंने मटेरियल कॉस्ट की वजह से कम करनी है। मटेरियल कॉस्ट टू बी रिड्यूस्ड because of discount और वो वाली अमाउंट होगी जो आफ्टर इंपोर्ट चार्जेस होंगे, क्योंकि सप्लायर ने इंपोर्ट चार्जेस तो कम नहीं करने ना,
तो 324 115% अमाउंट है, 115 से डिवाइड कर दो, इंपोर्ट के इफेक्ट कैंसिल करने के लिए 100% मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 2, ये वही आ रहा है जो उन्होंने लिखा हुआ है 281.97। तो भाई 281.97 का डिस्काउंट चाहिए हमें हमारे सप्लायर से। क्वेश्चन हम बेटे टारगेट कॉस्टिंग में जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 का एक पॉइंट था, कुछ स्टूडेंट का उस दिन रह गया हुआ था, वो डिस्कस कर आप लोगों को बता दिया था। तो जनाब हमने मटेरियल कॉस्ट में इतना डिस्काउंट लेना है, ठीक है। अब ये डिस्काउंट की मुझे अमाउंट चाहिए, अब इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत इजी है, जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसको न्यूमरेटर रख लिया करते हैं, और जो एक्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसको डिनोमिनेटर रख लें। ये मुझे डिस्काउंट चाहिए 281.97, इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ये न्यूमरेटर। डिस्काउंट मुझे किस पे मिलेगा? मटेरियल की उस कॉस्ट पे जो पास कॉस्ट थी, एक्स वैल्यू थी बिफोर इंपोर्ट चार्जेस, और वो देखो उन्होंने बुक में कैलकुलेट करके दी होगी, आपने भी निकाल ली होगी। मटेरियल की जो एक्स कॉस्ट थी बिफोर डिस्काउंट बिफोर इंपोर्ट चार्जेस, वो थी 2931। अब परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए बेटे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो ये हमारे पास एग्जैक्टली यही आता है 9.62% जो उन्होंने दिया हुआ है। हाँ जी, एग्जैक्टली वही बनता है 9.62%। तो भाई 9.262% अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट गैप खत्म हो जाएगी। अब इसकी वर्किंग, ये वर्किंग बैक की है, स्ट्रेट वर्किंग करके देख लो, बाकी अगर मटेरियल कॉस्ट इतने से कम होती है तो क्या कॉस्ट गैप खत्म हो जाता है? ये देखो मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने जा रही हूँ। मटेरियल कॉस्ट जो हम सप्लायर को ऑलरेडी पे करे थे 2931 थी, इस पे इतने परसेंट डिस्काउंट ले लो, वो एग्जैक्टली यही बनेगा ना 281.97। अब मटेरियल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, -2931 -281.97, टेल मी आफ्टर डिस्काउंट की अमाउंट कितनी? दोबारा बोलो। 26.03। तो भाई ये मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी आफ्टर 9.62% डिस्काउंट। अब इस पे हमें इंपोर्ट चार्जेस पड़ेंगे 15%, इसका 15% लो 397.35। तो भाई मेरे पास मटेरियल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट एंड इंपोर्ट चार्जेस जी कितना बेटे? 3046.38। अब देखो इतनी मटेरियल कॉस्ट हम कह रहे हैं कि आफ्टर डिस्काउंट आफ्टर इंपोर्ट चार्जेस होगी, इसमें बाकी एक्सपेंसेस जो हैं जिस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, मटेरियल लेबर वेरिएबल एफओएच, वो सब कुछ ऐड कर दो, वो ऑटोमेटिकली 3300 के इक्विवेलेंट आएगा। अब आप अपने अपने कैलकुलेटर पकड़िएगा, 3046.38 में ऐड करो अदर एक्सपेंसेस, 180 की लेबर कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट 12 की है, प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल 21.6 की है, फिक्स आपके पास 38.5 की है, और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मशीन कोई फिक्स दी हुई है 1.5 की, उनमें तो डिस्काउंट की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो वो सारी की सारी ऐसे ही आप ऐड कर दीजिएगा। 3046.38 मैं ऐड कर रही हूँ 180, 12, 21.6 प्लस 38.52 प्लस 1.5, ये देखो एग्जैक्टली ये बनता है 3300। तो भाई अगर हमें मटेरियल की कॉस्ट में 9.62% डिस्काउंट मिल जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट चार्जेस ऐड करने के बाद, डिस्काउंट का इफेक्ट लेने के बाद मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी 304638.38। अदर एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो टारगेट कॉस्ट के इक्वल होगी, कॉस्ट पर गैप खत्म हो जाएगा, आपको आपके रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, रेलेवेंट कॉस्टिंग। इसको नोट करने की जरूरत है? कर लिया हुआ नोट? ठीक है। अच्छा हाँ, हमने तो सीवीपी स्टार्ट किया हुआ था, आज मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस करना है। ठीक है भाई, मैं रेलेवेंट कॉस्ट स्टार्ट करने लगी।
लास्ट वाला ग्राफ रहता था। हाँ ठीक है बेटे, मुझे याद है, मैं तो रेलेवेंट कॉस्ट स्टार्ट करने लगी थी। चले, सिंगल प्रोडक्ट में हम करे थे सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस, और उसमें बेटे हमारा लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट ये चार्ट है वो रहता था, उसका इंट्रोडक्शन लेना है हमें, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। देखो नॉर्मली बेटे हम जो ग्राफ बनाते हैं उसका एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की उसमें पॉजिटिव वैल्यूज हुआ करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें हम ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ड्रॉ करते हैं और लास्ट क्वाड्रेंट भी ड्रॉ किया जाता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसमें हमने किसको मेंशन किया है, यूनिट्स को। ये हमारे पास ओरिजिन है जहां मैंने 0 लिख दिया। अपवर्ड आपके पास y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज और ये आपके पास y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट को भी प्लॉट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की पॉजिटिव वैल्यूज हुआ करती हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव हुआ करता है। इसमें बेटे एक ही लाइन ड्रॉ की जाती है, वो प्रॉफिट की लाइन ड्रॉ की जाती है। हमें मालूम है कि जनाब ब्रेक इवन से पहले प्रॉफिट नहीं होता, ब्रेक इवन से पहले क्या होता है, लॉस होता है। और मैक्सिमम लॉस कहाँ होता है, ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे जो मैक्सिमम लॉस है वो किसके इक्वल हुआ करता है, फिक्स कॉस्ट के इक्वल हुआ करता है। तो हम करते क्या है जनाब, देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से पॉइंट मार्क करूंगी। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू में ओरिजिन पे जहां पे x की वैल्यू 0 होती है उसके अलोंग 0 यूनिट्स के अंगेंस्ट में नेगेटिव एरिया में फिक्स कॉस्ट का पॉइंट मार्क कर लिया करते हैं। फिर उसके बाद हमारे जितने यूनिट्स भी होते हैं उसके अंगेंस्ट में, ये जितने भी यूनिट्स होंगे उसके अंगेंस्ट में हमने टोटल यूनिट्स के अंगेंस्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया होगा। प्रॉफिट का जो पॉइंट है वो पॉजिटिव एरिया में मार्क कर लिया करते हैं। फिर जनाब हम इसे यूं ज्वाइन कर देते हैं, ये आपकी प्रॉफिट की लाइन ड्रॉ हो गई। हमने नेगेटिव एरिया में फिक्स कॉस्ट से लाइन को स्टार्ट किया और टोटल यूनिट्स के अंगेंस्ट में पॉजिटिव एरिया में प्रॉफिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बन गया। इसमें जो लाइन ड्रॉ की है वो हमने किस चीज की ड्रॉ की है, वो लाइन ड्रॉ की है बेटा जी प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट कहाँ 0 है, प्रॉफिट 0 है जनाब जहां पे आपकी प्रॉफिट की लाइन ने क्रॉस किया है एक्स एक्सिस को। तो ये हमारे पास जनाब ब्रेक इवन। अब कुछ बुक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल यूनिट्स को मेंशन करने की बजाय टोटल यूनिट्स की सेल्स वैल्यू को मेंशन कर दिया जाता है। मैं हमेशा एक्स एक्सिस में यूनिट्स को ही मेंशन करवाती हूँ, स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ यूनिट्स ही मेंशन किया करें, उसको वैल्यू में कन्वर्ट ना किया करें, वो ज्यादा ईजी हो जाता है। तो जनाब एक्स एक्सिस में अगर मैंने यूनिट्स लिखे हैं तो ये ब्रेक इवन का आंसर जो मेरे पास आया वो वैल्यू की बजाय किस में आया है, यूनिट्स में आया है। जब ब्रेक इवन के यूनिट्स हमारे पास आ जाते हैं हम उसे सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ब्रेक इवन की वैल्यू आ जाती है। टोटल यूनिट्स को आपने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ होगा, ये जनाब टोटल यूनिट्स हैं और टोटल यूनिट्स का और ब्रेक इवन के यूनिट्स का जो डिफरेंस है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पहले का जो एरिया वो ब्रेक इवन का एरिया है और उस एरिया में दोबारा से गौर कर लीजिएगा, ये ब्रेक इवन से पहले वाला जो एरिया जो मैंने येलो हाईलाइट कर दिया हुआ है ये सारे का सारा एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को। और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एरिया में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एरिया को देखिए मैंने हाईलाइट किया है, ये सारा एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को। तो भाई ये ब्रेक इवन के एरिया में हमारे पास बिफोर ब्रेक इवन लॉस होता है और जस्ट आफ्टर ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एरिया में हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स और ब्रेक इवन के यूनिट्स आपके पास आएंगे, आप सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, उनकी वैल्यूज आएंगी, प्रॉफिट लॉस सब कुछ आपको मिल गया। और ओरिजिन पे हमें मालूम है कि बेटे जो मैक्सिमम लॉस होता है वो किसके इक्वल है, फिक्स कॉस्ट के इक्वल है। अब मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन को भी हाईलाइट करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहाँ है, देखिए बेटे। हाँ जी बेटे। तो अब ये प्रॉफिट का एरिया हो गया हमारे पास, और इसके नीचे ये एरिया हमारे पास किस चीज का है, फिक्स कॉस्ट का है। और प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट के एरिया को जब आप ऐड करोगे वो किसके इक्वल होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के इक्वल होगा। तो ये भी चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये था जनाब आपके पास प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। तो बेटे आज हमने कंप्लीट किया सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस को, अब स्टार्ट करेंगे मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस को। जी बेटे, हाँ स्ट्रेट लाइन में होती है ना, इसका मतलब ये देखो, ये देखो, इसका मतलब है ये वाला सारे का सारा एरिया यहां से लेके यहां तक ये फिक्स कॉस्ट है। हाँ नेगेटिव में जा रही। अब बेटे हम मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस की तरफ चलेंगे, वो भी सेम ऐसे ही किया जाता है जिस तरह हम सिंगल प्रोडक्ट का करके आए हैं। हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, टोटल प्रॉफिट को, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट एनालिसिस की तरफ जाने से पहले कुछ चीजें जो हम एज्यूम करेंगे वो क्या हैं। जितने भी एनालिसिस हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, उसमें उनकी एजम्पशंस हुआ करती हैं। जो कॉमन एजम्पशंस हैं वो तो बेटे वही हैं कि प्योर कॉस्ट के बिहेवियर्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी भी चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट टोटल में कभी चेंज नहीं होती। कीप इन माइंड दीज आर एजम्पशंस, बट इन रियलिटी ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो भी चेंज होती है, और फिक्स कॉस्ट भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल या टाइम पीरियड के बाद फ्लक्चुएट करती है। लेकिन हम इन चीजों को कॉन्स्टेंट एज्यूम करेंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट एनालिसिस, ऐसा बिजनेसमैन जो एक वक्त में बहुत सारे फिनिश गुड्स पे डील कर रहा है, उसका ब्रेक इवन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक एजम्पशन हमें और लेनी होगी। और वो क्या है, वो एजम्पशन ये है कि जनाब, एजम्पशन है ये कि आपका मैन्युफैक्चरर जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहा है वो एक खास रेशो से यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। अब वो खास रेशो डिफाइन होगी पहले से कि अगर ए के 4 यूनिट बनेंगे तो बी के हमेशा 2 यूनिट बनेंगे, सी का हमेशा 1 यूनिट बनेगा, ये सी के 5 यूनिट बनेंगे। ये कांस्टेंट रेशो एज्यूम कर ली जाती है, जबकि लाजमी नहीं है कि रियलिटी में कि भाई इसी रेशो से फिनिश गुड्स के आउटपुट आपको रिसीव करें। वो तो डिपेंड करता है कस्टमर की डिमांड पे कि आपने फिनिश गुड ए के कितने यूनिट प्रोड्यूस करने, बी के कितने करने, सी के कितने प्रोड्यूस करने। वो रेशो एक्चुअल में वेरी करती रहती है। लेकिन आपने कांस्टेंट जो मिक्सचर है वो मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस में एज्यूम करना कि हम एक खास रेशो से ए, बी और सी के यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके जी, एक ये चीज एज्यूम करनी है। दूसरी, सिंगल प्रोडक्ट में भी और मल्टीपल प्रोडक्ट के सीवीपी एनालिसिस में आपने गौर किया होगा, एक चीज और जो हम एज्यूम करके चलते हैं वो क्या है कि यूनिट प्रोड्यूस्ड हमेशा यूनिट सोल्ड के इक्वल होंगे। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री शुड बी 0, क्योंकि जब क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री बीच में आ जाती है तो हमारा डाटा कुछ और बिखर जाता है, हमें कुछ चीजों को और कंसिडर करना पड़ता है जो इस लेवल पे अभी हम प्योरली सीवीपी पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो बाकी फैक्टर्स को हम अदर चैप्टर्स में कंसिडर कर चुके, इसलिए वो इस मॉडल में एज्यूम करता है कि जनाब आपने जब हमारे मॉडल की को एनालाइज करना है तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को 0 एज्यूम करना है। जितने हम उतने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे जितने सेल हो जाएंगे, जितने हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी। तो जनाब इन एजम्पशंस को लेकर हम मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस करेंगे, और मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस 2 तरीकों से होता है। एक होता है वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन पर बैच मेथड, और दूसरा मेथड है CS रेशो बेस्ड मेथड। दोनों मेथड से रिजल्ट आपके पास सेम आते हैं, कैलकुलेशन का सिर्फ और सिर्फ स्टाइल डिफरेंट है। ब्रेक इवन वैल्यू फाइंड आउट करने के 2 अप्रोचेस मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी।
एक तरीका ये है ब्रेक इवन वैल्यू फाइंड आउट करने का कि ब्रेक इवन के यूनिट्स आए, उन्हें सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज हम टोटल फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो से डिवाइड करके भी ब्रेक इवन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करते हैं। सेम वही यहाँ मेथड है। एक ब्रेक इवन यूनिट जब सिंगल प्रोडक्ट होता है तो हम हमेशा कंट्रीब्यूशन मार्जिन या बाकी जो वैल्यूज निकालते हैं वो पर यूनिट निकालते हैं। लेकिन जहां मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, हमें जनाब जो भी वैल्यूज को कैलकुलेट करना पर बैच की बेस पे चलना है कि एक बैच की वैल्यूज को फोरकास्ट करना है। एक बैच एक बैग, और उसमें हर तरह के जो मुख्तलिफ तरह के फिनिश्ड आउटपुट्स हैं आपका मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है, एक खास रेशो से उसके यूनिट्स इंक्लूड होंगे कि एक ग्रुप में, एक बैच में, एक बैग में जो है वो कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। आपने कंट्रीब्यूशन पर बैच की बेस पे क्वेश्चन को लेकर चलना है जब भी मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे। और दूसरी अप्रोच CS रेशियो बेस्ड अप्रोच है। एक क्वेश्चन लेते हैं बुक से, उसे दोनों मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे ताकि आपके लिए कंपैरिजन करना इजी हो जाए। बुक्स ओपन कीजिएगा, एक अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं यहाँ बुक से। चलें जरा पहले एक छोटी सी एग्जांपल ले, ये ज्यादा ही छोटी आपके एंड पे छोड़ दूं जिसमें 3 प्रोडक्ट हो ना लेके चले। अच्छा चलो पहले छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, पेज नंबर 467 पे आइएगा। एग्जांपल नंबर 16 आपके बुक्स में, पेज नंबर 467, एग्जांपल नंबर 16। इसमें जनाब उसने 2 प्रोडक्ट्स दिए हुए X एंड Y। तो जनाब सेल प्राइस पर यूनिट दोनों की दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हुआ है। उसके अलावा वो आपको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बताएगा, और वो जो भी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपको बता रहा है एज पर बजटेड इन्फॉर्मेशन, वो हमेशा आपने जहन में रखना है कि जनाब वो जिस रेशो से भी यूनिट प्रोड्यूस हुए में वो रेशो थ्रू आउट हमारे एनालिसिस फ्लक्चुएट नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा है कि जनाब एक्स के यूनिट हम प्लान करेंगे, बजटेड इन्फॉर्मेशन है ना, तो भाई हम प्लान करें कि कमिंग टाइम पीरियड में एक्स के 15,000 यूनिट सेल एंड प्रोड्यूस होंगे और वाई के 5,000 प्रोड्यूस एंड सेल होंगे। अब इन यूनिट से उन्होंने रेशो बना ली, वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया। जनाब 15,000 और 5,000 को उन्होंने सिंप्लीफाई किया तो इनकी सेल्स मिक्स की जो रेशो बनी है वो रेशो क्या बनी आपके पास 3:1। अब ये तो रेशो बनानी तो आती है ना, 5,000 को 15,000 से भी डिवाइड कर दिया, 5,000 को 5,000 से डिवाइड कर दिया, सिंपल आपके पास वैल्यूज आ गई। जितनी सिंपल वैल्यू होगी उसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा। अब उसकी बेस पे उन्होंने CS रेशो भी दोनों की निकाल ली हुई है। अब CS रेशो कैसे निकालते हैं बेटे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल प्राइस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखो एक्स की है आपके पास 25 और सेल प्राइस कितनी है 100, तो जनाब वो 0.25 आ गई। और जो आपके पास है वाई की वो भी ऐसे फाइंड आउट किया, 9 डिवाइडेड बाय 120 वो आपके पास आई है 0.075। तो जनाब फिक्स कॉस्ट आपको प्रोडक्ट वाइज गिवन नहीं होगी, टोटल गिवन होगी, और वो टोटल गिवन है 3,15,000। इसमें जनाब हमें क्या करना है, ब्रेक इवन के यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स, वैल्यू, हम सब कुछ इसी में फाइंड आउट करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट वन मेथड जो मैं आगे लेकर चलूंगी जनाब, हम पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच। इस मेथड के नेम से ही आपको क्लैरिफाई हो रहा होगा कि आपको सबसे पहले एक बैच का, एक ग्रुप का, एक लॉट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड आउट करना है। वो बहुत इजी है। अगर आपके बैग में एक्स के 3 यूनिट्स हो और वाई का 1 यूनिट हो, एक्स का 1 यूनिट आपको 25 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है और वाई का 1 यूनिट आपको 9 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसा बैग जिसमें एक्स के 3 और वाई के 1 यूनिट है, तो बताओ इस बैग का प्रॉफिट कितना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो, और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, आपके पास एक बैग का, एक बैच का प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेटे इसमें आपने क्या करना है, स्टेप वाइज क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी, स्टेप वाइज ही आपने कैलकुलेशन करनी होगी। और इस मेथड में स्टेप नंबर 1 यही है कि यू हैव टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच। स्टेप नंबर 1, आपको फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर 1 बैग फॉर 1 बैच, जो कि कैसे आएगा, जो हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हुआ है आप उसको उसकी स्पेसिफिक वेट या रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए
हमारे इस क्वेश्चन में दो तरह के यूनिट्स हैं, दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, एक्स और वाई। एक्स के एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन इन द क्वेश्चन इज 25 और वाई के एक यूनिट के इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 9। वेट कितना है जनाब? एक बैग में एक्स के यूनिट्स होते हैं 3 और वाई के कितने यूनिट्स होते हैं 1। ये कितना हो गया बेटा जी? 75 एंड 9। टेल मी 84 is contribution margin for one bag. दो बैग होंगे तो दो बैचेस होंगे तो एक्स के टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे और वाई के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मतलब अगले बैग में भी एक्स और वाई के इतने ही यूनिट्स होंगे तो 2 बैचेस का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 84 का अंडरस्टूड बात है कि वो डबल हो जाएगा। खैर हमें उसकी तरफ नहीं जाना। स्टेप नंबर 1 में हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड आउट करना है फॉर वन बैच, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम चलेंगे ब्रेक इवन फाइंड आउट करेंगे। अब जब हम सिंगल प्रोडक्ट में ब्रेक इवन निकालते हैं डायरेक्टली हमारे पास ब्रेक इवन के यूनिट्स आते हैं। कैसे? आप करते हो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड करूंगी तो डायरेक्टली मेरे पास ब्रेक इवन के यूनिट्स आएंगे। यहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की बेस पे हम चल ही नहीं सकते। किसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लोगे? एक्स का या वाई का? वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और वो वेरी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे स्टेप नंबर 2 में कंट्रीब्यूशन पर बैच की बेस पे जो ब्रेक इवन मिलेगा वो कौन से ब्रेक इवन होंगे? ब्रेक इवन के बैचेस होंगे, यूनिट्स नहीं होंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 2 में क्या काम करना है जनाब? आपने आपने ब्रेक इवन के बैचेस कैलकुलेट करने होंगे। मजबूरी है यही आएंगे हमारे पास। फॉर्मूला ब्रेक इवन का क्या होता है जनाब? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब मल्टीपल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लेने की बजाय आपने क्या लेना है? पर बैच। ओके जी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है उन्होंने हमें 3,15,000 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच वो हम कैलकुलेट कर चुके 84। 3750। ये क्या है बेटे? बैचेस आ गए। अगर बैचेस आ गए तो समझे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ बैचेस आ गए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? इससे नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? आई नो वेरी वेल कि जनाब एक बैग में एक्स के कितने यूनिट्स होते हैं? 3। तो इतना बैग्स में कितने हो जाएंगे? क्या करोगे? मल्टीप्लाई। लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं जनाब? कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स। और वो मैंने कैसे फाइंड आउट करने हैं जनाब? मैंने यूं फाइंड आउट करने कि जो मेरे पास ब्रेक इवन के बैचेस आ गए हुए हैं उन्हें मैंने फिर से उस रेशो से, उन वेट से, उस मिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। बैचेस हैं जनाब 3750। एक बैच में एक्स के होते हैं 3 यूनिट्स, हो 11250। और जनाब y के रेशो होती है 1 तो 3750। लीजिए प्रोडक्ट वाइज भी ब्रेक इवन आ गया। इसका टोटल भी करना आपके लिए जरूरी है। 15,000 15,000 हमारे पास टोटल ब्रेक इवन। टोटल ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। अब उससे आगे ज्यादा इजी हो गया। अगर आपसे कहा जाए ब्रेक इवन की वैल्यू फाइंड आउट करो, एग्जैक्टली आप क्या करोगे? सेल प्राइस से मल्टीप्लाई। ब्रेक इवन वैल्यू, break even units multiplied by sale price. break even units 11,250 और बेटा जी सेल प्राइस कितनी थी? 120। 1125,000 4,50,000 टोटल बेटे 1575,000। लीजिए ये हमारे पास टोटल ब्रेक इवन वैल्यू आ गई।
नाउ नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। कैसे फाइंड आउट किया करते हैं? टोटल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स आपके पास हैं, ब्रेक इवन के यूनिट्स में से माइनस कर दीजिए। एमएस यूनिट्स हमेशा कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं बेटे? हम टोटल यूनिट्स में से माइनस करते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर एक्स एंड वाई। एक्स के टोटल यूनिट्स 15,000 जो हमने सेल किए क्वेश्चन में गिवन, और इसके 5,000 माइनस ब्रेक इवन के यूनिट्स थे 11,250 एंड 3,750। 3750 1250 लीजिए। ये एमएस के यूनिट्स आ गए, इनकी वैल्यू भी निकालनी होगी तो क्या करेंगे? सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए जनाब ये भी हो गया हमारे पास। ये फर्स्ट वन अप्रोच से हमने उसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स और ब्रेक इवन यूनिट्स और वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसको नोट कीजिए, फिर सेकंड मेथड की तरफ चलेंगे। स्टार्ट करूं? चलें जनाब, सेकंड मेथड है हमारे पास, उसका नाम क्या रखा हमने? अब हमें CS रेशो अप्रोच को यूज करते हुए, यही क्वेश्चन है, ये अप्रोच यूज करते हुए ब्रेक इवन एनालिसिस करना है। इसमें बेटा जी स्टेप नंबर 1 क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट CS रेशो, जो कि कैसे आती है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल प्राइस। अच्छा, जब सिंगल प्रोडक्ट था तो हमने सिंगल प्रोडक्ट में क्या किया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को सेल प्राइस पर यूनिट से डिवाइड किया था। मल्टीपल प्रोडक्ट में कभी भी पर यूनिट की बेस पे नहीं चलते, क्योंकि हर प्रोडक्ट का CS रेशो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल प्राइस वेरी करती है। मल्टीपल प्रोडक्ट में जब भी आपने चलना होगा पर बैच की बेस पे चलना होगा। तो जनाब यहाँ पे जो CS रेशो आएगी वो कैसे आएगी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर बैच। हाँ जी, अब 84 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच तो आप कैलकुलेट कर चुके, आपको सेल प्राइस पर बैच फाइंड आउट करनी है, और वो वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जिस तरह आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच को फाइंड आउट किया था, कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आया था आपने वेट से मल्टीप्लाई करके सम अप कर लिया, बेटे आपके पास पर बैच आ गया। मुझे सेल प्राइस को भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है, तो चलिए इसकी यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। सेल प्राइस पर बैच वो आपके पास आएगा प्रोडक्ट वाइज, जो आपको सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है उसे उस रेशो से, उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेल प्राइस एक्स की गिवन है 100 और वाई की गिवन है 120। रेशो क्या है? 3 and 1, 300 and 120। ये बेटे आपके पास कितना हो गया? 420। 0.2 कर लेते ना, हाँ परसेंटेज में नहीं लेकर जाते। 0.2 जो है वो बेटे आपके पास CS रेशो आ गई। ये इसका स्टेप नंबर 1 है। जी, अब जब आपके पास CS रेशो आ गई तो चलिए हम चलते हैं जनाब स्टेप नंबर 2 की तरफ। जब CS रेशो हो तो इजीली ब्रेक इवन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके स्टेप नंबर 2 में फिर हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे। और बेटे हमेशा याद रखना है कि CS रेशो की बेस पे जो ब्रेक इवन आता है, चाहे वो सिंगल प्रोडक्ट का हो या मल्टीपल प्रोडक्ट का, उसकी वैल्यू आया करती है हमारे पास। तो ये मेरे पास आएगी ब्रेक इवन वैल्यू, जो कि कैसे आएगी जनाब? मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट को, हाँ जी, टोटल फिक्स कॉस्ट को CS रेशो से डिवाइड कर दें, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में है 3,15,000, और CS रेशो अभी जनाब आपने कैलकुलेट करके मुझे बताई 0.2। 1575,000। देखिए
मैच कीजिएगा, फर्स्ट वन मेथड से भी हमने टोटल ब्रेक इवन की वैल्यू फाइंड आउट की थी, एग्जैक्टली यही आ रही थी, यहाँ पे भी हमारे पास यही आई। सिर्फ इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वन मेथड में पहले यूनिट्स आते हैं, बाद में हम सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके सम अप करते हैं तो टोटल ब्रेक इवन की वैल्यू आती है। इस मेथड में क्या है, क्योंकि हम सी एस रेशो अप्रोच को यूज कर रहे हैं और सी एस रेशो की हेल्प से हमारे पास पहले ब्रेक इवन की वैल्यू आएगी, वो भी टोटल ब्रेक इवन की वैल्यू आएगी। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इस मेथड में हमें ये नहीं मालूम कि इस टोटल ब्रेक इवन में एक्स का ब्रेक इवन कितना है और वाई का ब्रेक इवन कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल ब्रेक इवन को एक्स और वाई में डिवाइड करेंगे और फिर रिवर्स वर्किंग करते हुए ब्रेक इवन की वैल्यू को सेल प्राइस से डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन के यूनिट्स आ जाए। तो क्या करना है, मेरे पास टोटल ब्रेक इवन की वैल्यू है, मैंने इसे डिवाइड करना है यूनिट्स में, वो मतलब प्रोडक्ट्स में, एक्स और वाई में। अब जब डिवीजन की बात होती है बेटे, मैंने टोटल ब्रेक इवन को डिवाइड करना है एक्स और वाई में, तो उसके लिए मुझे ड्राइवर की हेल्प चाहिए। मैं किसी एक खास वैल्यू को बेस बनाते हुए डिवीजन करूंगी, और हम हमेशा डिवीजन किया करते हैं सेल प्राइस पर बैच की जो वैल्यूज हुआ करती हैं उसकी बेस पे टोटल ब्रेक इवन को डिवाइड किया जाता है इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ total break even value on the basis of sale price per batch। इसकी रेशो की हेल्प से हमने टोटल ब्रेक इवन की वैल्यू को डिवाइड कर देना है। देखो, आपने x और y की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट की थी, वो 300 थी एंड 120 थी। और इसकी रेशो बनाने के लिए, किसी भी वैल्यू की रेशो बनानी हो तो क्या करते हैं, टोटल को बनाते हैं डिवाइजर, इनटू, लीजिए रेशो बन गई, मल्टीप्लाई कर दें उस अमाउंट के साथ जिसको डिवाइड करना, और वो अमाउंट है 1,1575,000। डबल 125, ठीक है, 4,50,000 लीजिए, ये हमारे पास ब्रेक इवन की वैल्यू आ गई स्टेप नंबर 3 में। उसे नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे कहेगा ब्रेक इवन यूनिट्स निकालो। कैसे निकालोगे, जो आपके पास ब्रेक इवन वैल्यू आ चुकी है उसे सेल प्राइस से डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास ब्रेक इवन के यूनिट्स आ जाएंगे फॉर ईच प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करके बताई, दिस वन, इसकी सेल प्राइस है 100, लीजिए 1,1,250 यूनिट्स, यही हमारे पास ऑलरेडी थे। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 120, मेरा ख्याल है 3750 था, और बेटे ये कितने हुए थे टोटल, 15,000। लीजिए टोटल ब्रेक इवन यूनिट्स प्रोडक्ट वाइज भी और इन टोटल सेम वही आ गए। अब इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो इजीली निकाला जा सकता है ना, ब्रेक इवन के यूनिट्स आपके सामने आ गए हुए और टोटल यूनिट्स 15,000 5,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप बेटे इन टोटल यूनिट्स में से ब्रेक इवन के यूनिट्स को माइनस कर दीजिएगा, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी के वही यूनिट्स आ जाएंगे जो स्टेप नंबर 1 में है। चलें, अब जिस तरह सिंगल प्रोडक्ट में वो रिक्वायर्ड प्रॉफिट के केस में आपसे टोटल यूनिट्स मांग सकता है, इस तरह वो यहाँ पे भी रिक्वायर कर सकता है। और उससे पहले एक काम कीजिएगा, आप लोग को जो इंफॉर्मेशन गिवन है करंटली, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी बेस पे मुझे जरा कंपनी का ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताइए अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। कैलकुलेट कीजिए आप लोग भी बेटे कैलकुलेट करो। मार्जिन कॉस्टिंग को फॉलो करते हुए अगर हम एक्स के 15,000 और वाई के 5,000 यूनिट बेचते हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, मार्जिन कॉस्टिंग के अंडर इनकम स्टेटमेंट बनाओ और देखो करंटली हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है।
हाँ जी, कर ली। चलें देखते हैं बेटा, आपने ऐसे ही मैं तो ये शॉर्टकट अप्रोच यूज करूंगी। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने जनाब एक्स के 15,000 यूनिट्स और वाई के हमने सेल करने हैं 5,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 25 एंड 9। टेल मी। और 45,000 ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया? 4,20,000 टोटल बता रहे हो? अच्छा ठीक है, एक मिनट बेटे। 4,20,000 ये, साथ ही मुझे ये वैल्यू भी बता दो। ट्वेंटी फाइव को 15,000 से मल्टीप्लाई किया बेटे, 3,25,000, 75,000। चलें जनाब, फिक्स कॉस्ट को माइनस किया, नेट प्रॉफिट 105,000। करंटली हमें जनाब नेट प्रॉफिट हो रहा है 105,000 का। चलें क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट खुद से ऐड करें, क्योंकि वो मल्टीपल प्रोडक्ट में भी ये बात पूछेगा। रिक्वायरमेंट जो आप ऐड करोगे वो ये है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई आई हैव टू सोल्ड, आई हैव टू सेल to earn 200,000 profit. How much units of X and Y I have to sell to earn rupees 200,000 profit? इतने प्रॉफिट के लिए मुझे X और Y के कितने यूनिट बेचने, वो कैलकुलेट करें। उसके लिए हिंट मैं आपको दे दूं, सिंगल प्रोडक्ट में भी बेटे ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब टोटल यूनिट्स की बात होती है और स्पेसिफिकली जब प्रॉफिट की बात होती है, अंडरस्टूड बात है कि ब्रेक इवन के यूनिट्स तो प्रॉफिट नहीं देते, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स हमें प्रॉफिट देते हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स बिफोर ब्रेक इवन हो नहीं सकते। तो जो टोटल यूनिट्स हुआ करते हैं उसमें ब्रेक इवन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्लूसिव होता है। और वो यूनिट्स फाइंड आउट करने का आपने फॉर्मूला जो है वो क्या प्रीवियस लेक्चर में सीखा, वो ये था कि जब भी आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट के केस में टोटल यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए कहे, तो आपने क्या काम करना है, आपने जनाब टोटल फिक्स कॉस्ट में रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड करना है और जनाब उसे डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। अब यहाँ पे एक फर्क है, मैं पर के बाद कुछ नहीं लिखा। सिंगल प्रोडक्ट में क्या किया करते हैं, पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली यूनिट्स आ जाते हैं। यहां हम पर यूनिट की बेस पे चल ही नहीं सकते, पर बैच की बेस पे चलोगे तो आपके पास पहले टोटल बैचेस आएंगे जो आपको 2 लाख का प्रॉफिट देंगे, और फिर बैचेस से आपको यूनिट्स की तरफ ले जाने के लिए रेशो से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पे भी मुझे क्या काम करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच से डिवाइड करना होगा। तो मल्टीपल प्रोडक्ट के अंगेंस्ट में आपके यूनिट्स जो हैं, सबसे पहले आपके पास टोटल यूनिट्स नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएंगे, टोटल बैचेस आएंगे। तो जब बैचेस आ जाएंगे तो उनको यूनिट्स की तरफ हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए जनाब हम ये वर्किंग करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट बेटा जी 3,15,000, रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है हमारे पास 200,000, और जनाब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच भी निकाला था हमने, मेरा ख्याल है 84, तो 515 ओवर 84, 6,131। तो जनाब ये हमारे टोटल बैचेस जो हैं वो हमें इतने का प्रॉफिट देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे यूनिट्स की तरफ कन्वर्ट कर लेना है। यूनिट्स की तरफ कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जो नंबर ऑफ बैचेस हैं उन्हें उन रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक्स एंड वाई 6131 6131, रेशो कितनी थी बेटा जी, 3:1, 393। चले तो भाई अगर x के 18393 यूनिट सेल होंगे और y के 6131 यूनिट सेल होंगे तो इतना प्रॉफिट होगा। प्रूव करो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ। ये नोट करने के बाद सेम ऐसी छोटी सी इनकम स्टेटमेंट जो मैंने पहले बनाई थी वैसे बना लीजिए।
हैव डन, शाबाश, क्या बात है, प्रूव हो गया। चलो टाइम है, चलो कोई छोटी सी एग्जांपल करा देती हूँ, इसकी भी प्रैक्टिस काफी दी हुई है। चलें खैर फर्स्ट वन पे ही आइए फिर बेटे, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी बेटे, अब चलेंगे हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स की तरफ। आपके बुक में पेज नंबर 470 है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस की तरफ। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 470। Sword Leather Limited produces and sells shoes. The following information pertains to the latest financial year. जनाब उन्होंने हमें नंबर ऑफ यूनिट जितने सेल करने वो भी बताए हुए हैं, और सेल प्राइस नहीं, ये सेल प्राइस नहीं है, ये सेल्स रेवेन्यू है 187.5 मिलियन। तो यूनिट सोल्ड से डिवाइड करके सेल प्राइस निकाल लीजिएगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रीवियस ईयर की। अच्छा, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट 35 मिलियन, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स मतलब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 10 मिलियन है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल वो कहता है आपने लेनी है सेल्स का 60%, ठीक है। और फिर जो हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उसका 40% मटेरियल कॉस्ट होगी, 35% मटेरियल कॉस्ट होगी, और 25% आपके पास ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस होंगे। अब ये क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड की डिवीजन करनी है तो जो ओवरहेड्स आएंगे डेफिनेटली वो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसने कहा कि 15% आपने लेनी है सेल्स वैल्यू का लेनी है। चलें जनाब ले लेते हैं। टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, जो स्वॉर्ड लेदर लिमिटेड है हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द न्यू डिजाइन शूज एंड डिसकंटिन्यू द एग्जिस्टिंग डिजाइन। अब नए डिजाइन की तरफ जाना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग को छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं अगर ऐसा करेंगे तो उसके लिए, ऐसा करने के लिए उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी हैं। रिकमेंडेशन क्या है? रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फुली डेप्रिशिएटेड प्लांट विद द न्यू प्लांट एंड at an estimated cost of rupees 50 million the new plant would, हमें नया प्लांट लेना होगा जिसकी टोटल कॉस्ट 50 मिलियन की होगी, और उसके अंगेंस्ट में जनाब वो कहता होगा क्या, एक तो जो मटेरियल की वेस्टेजेस थी पहले 10% थी, वो 10% से कम होके किस पे आ जाएंगी, 5% पे आ जाएंगी। अब उसके बाद डिक्रीज द डायरेक्ट वेजेस बाय 5%, लेबर कॉस्ट आपकी 5% कम हो जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो 6% बढ़ जाएंगे। फिक्स कॉस्ट जो है वो 15 मिलियन से बढ़ जाएगी, ऑलरेडी थी 35 मिलियन, 15 मिलियन से बढ़ने के बाद 50 मिलियन की हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू प्लांट। अच्छा जी, ओके हो गया। Improve the efficiency of the staff by paying 1% commission to the marketing staff and annual bonus amounting to rupees 1.5 million. बेटे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को 1% कमीशन देना है। वो जो कमीशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होएगा। और जो 1.5 का फिक्स्ड बोनस आपने पे करना है, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। इसके अलावा वो कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू डिजाइन वुड रिक्वायर एन इंक्रीज इन द वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो है वो भी आपकी जितनी ऑलरेडी होगी उसको आपने 2% बढ़ा देना है। जी जनाब, उसके बाद है सेल द न्यूली डिजाइंड शूज एट 10% हायर प्राइसेस, जो ऑलरेडी प्राइसेस होंगी हम उसको 10% बढ़ा देंगे। मेंटेन द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इक्वल टू 1 मंथ सेल। चलें जनाब, इतनी इन्वेंट्री लेवल हमने अपने पास मेंटेन करना है। और if the budgeted sales has been determined with objective of maintaining 25% margin of safety on the sales, computation of the budgeted production for the first year would be as follow। हमें जनाब 25% जो है वो पहले भी हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, अब भी वही हमने रखना है। तो बताइए टोटल हम कितने यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल करें। तो भाई सबसे पहले हम टोटल यूनिट सोल्ड निकाल लेंगे। टोटल यूनिट सोल्ड कैसे आएंगे, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालेंगे, और ब्रेक इवन के यूनिट्स जो भी आएंगे, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, तो अंडरस्टूड बात है कि ब्रेक इवन के यूनिट कितने परसेंट होंगे, 75%। हमने सबसे पहले ब्रेक इवन के यूनिट्स निकालने, जो ब्रेक इवन के यूनिट्स आएंगे वो 75% होंगे। ये मुझे कैसे आइडिया हुआ, उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वेटेज 25% दी हुई है। फिर जनाब उसकी हेल्प से टोटल यूनिट सोल्ड निकालेंगे, उसमें फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को एडजस्ट करेंगे, हमारे पास प्रोडक्शन के यूनिट्स आ जाएंगे। तो चलिए जनाब हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटे, इसमें मुझे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए वो पर यूनिट चाहिए। क्या ख्याल है, पर यूनिट की बेस पे सॉल्व ना कर लिया जाए? चलें जनाब, हम पर यूनिट की बेस पे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यूनिट्स का चेंज तो उसने कहीं नहीं बताया हुआ ना,
नहीं। चलें, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले निकालेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस की बेटा जी बात करें तो सेल प्राइस आपने एक्स वाली कैसे निकाली होगी, 187.5 मिलियन। 187.5 मिलियन डिवाइडेड बाय एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 62,500 किया, कितनी आ रही है, 3000 पर यूनिट आई। और उसको अब उसने कहा कि कितने परसेंट बढ़ा दीजिए, हाँ मतलब 10% ही बढ़ाना था ना। तो जनाब न्यू सेल प्राइस हमारे पास 3300 पर यूनिट आ गई। सेल प्राइस तो हमने निकाल ली। अब वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग कर लेते हैं सारी की सारी। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट के लिए सबसे पहले क्या काम करना है हमें, हमें वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करना, उसने कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60%। 3300 का जनाब हमने लेना है 60%, वो हमारे पास आ रही है 1980। अब 1980 की हम डिवीजन कर लेते हैं। हाँ जी, इसकी डिवीजन कीजिए, कितने परसेंट मटेरियल कॉस्ट है, 40%। 1980 के कितने परसेंट बेटा जी, 40% लेके फिर एक काम करें, साथ ही मटेरियल कॉस्ट को हमने बढ़ाना भी तो है। मटेरियल कॉस्ट को कितने परसेंट चेंज करना था, अच्छा वो वेस्टेज को एडजस्ट करना है। चलें पहले इसका इतने परसेंट बताइए मुझे, 792। अब इसमें जो नॉर्मल वेस्ट हमने इंक्लूड किया हुआ है जनाब, वो नॉर्मल वेस्ट हमने कितना इंक्लूड किया हुआ है, 10% इंक्लूसिव है। इसका मतलब है ये कितने परसेंट है, 110% है। इसको 110% से डिवाइड करके पहले तो बेस वैल्यू निकालो 100% से मल्टीप्लाई करके, कितना आया, 720। अब इसमें कितना लॉस शामिल करूं, 5%। हाँ जी कितना आया, 756। चलें जनाब, मटेरियल कॉस्ट आ गई। अच्छा इसमें ना एक चीज बिल्कुल हम ना इसमें कर गए हुए, सुने इसमें मिस्टेक एक करके गए में और क्या किया हुआ बुक ने, उसने बिल्कुल सही सॉल्व किया। हमसे गलती क्या हुई है, 10 प्राइस जो था वो सेल प्राइस में इंक्रीज आ रहा था, 10 प्राइस यूनिट्स नहीं बढ़ रहे थे। सेल के यूनिट्स के बढ़ने का इफेक्ट तो हम वेरिएबल कॉस्ट पे दिया करते हैं। अगर वो क्वेश्चन में कहे कि 10% सेल्स की डिमांड चेंज हो रही है तो नंबर ऑफ यूनिट्स के वेरी करने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, और वो भी अगर टोटल में हो इन दैट केस। यहाँ पे जो इफेक्ट दिया हमने किस पे इफेक्ट दिया, सेल प्राइस। सेल प्राइस के चेंज होने से आपकी कॉस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो हमने यहाँ सेल प्राइस का इफेक्ट भी दे दिया और उसका इफेक्ट भी दे दिया जिससे हमने मटेरियल कॉस्ट को बढ़ाना था, जो लॉस को एडजस्ट करना था वो भी इफेक्ट दे दिया। मतलब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आपने लेनी है वो बेसिक 3000 का 60% लेना है, ये बेस अमाउंट चेंज करनी है हमें। 3000 का लीजिए 60%, 1800। 1800 का बेटा जी फिर आप आगे नेक्स्ट लोगे 40%, कितना आया 720। 720 पे एडजस्ट करो, वो ये वैल्यू एडजस्ट करने के बाद कितनी आई है, 687 पे इंटू 1.05, हाँ 0.27 जी। अब इस पे इफेक्ट दो 1.05, ये टोटल बताया मुझे। अच्छा जनाब ये सब कुछ करके इन्होंने मुझे टोटल बताया 0.27। हाँ जी देखो बेटे यहाँ पे क्या है, फिर से सुनिएगा गौर से। ये मेरा ख्याल है प्रीवियस भी किसी क्वेश्चन में मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर सेल प्राइस में चेंज आ रहा हो और यूनिट सोल्ड डिमांड का भी उसने इफेक्ट बताया हुआ हो,
तो डिमांड के यूनिट्स के चेंज होने से, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। और वो भी कौन सी वाली वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, जब टोटल में गिवन होगी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा हमने एज्यूम करना है कि वो कांस्टेंट रहती है, जब तक वो अनलेस खुद ना बता दे कि किसी रीजन की वजह से आपकी फ्लक्चुएट करी है, तब तक आपने उसको चेंज नहीं करना। यहाँ पे 10% का इफेक्ट हम मिस्टेकनली इंक्लूड कर गए हुए थे। वो जो 10% है वो यूनिट सोल्ड नहीं बढ़े, बल्कि सेल प्राइस बढ़ी, और सेल प्राइस के बढ़ने का आपकी वेरिएबल कॉस्ट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो जनाब ये हमने कैलकुलेट कर ली मटेरियल की कॉस्ट। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे लेबर की कॉस्ट। आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है टोटल 1800, उसका लीजिए जनाब हमने कितने परसेंट लेना है, 35%। लेबर कॉस्ट की तरफ मैं चलूंगी, 1800 का अब बोलिए बेटे 35% लिया है। अब बाकी चेंजेस मैंने इसमें एडजस्ट करनी है। अब बाकी चेंजेस जो हैं वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो आपने क्या करना है, 5% कम कर लेनी है। तो इसका मतलब कितने पे आ जाएगी, 598. एक्सक्यूज मी मैम, बेटे मैम 3000 का नहीं लेंगे 35%? 3000 तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी सेल प्राइस है। सेल प्राइस का 3000 मेरी सेल प्राइस है बिफोर इंक्रीजिंग 10% इंक्रीज। सेल प्राइस का 60%, देखो उसने कहा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लेनी है, ठीक है। तो वो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1800 है। चलें जनाब जल्दी से एफओएच की तरफ चलते हैं। अब कितने परसेंट लेना है, 25%। तो 1800 का 25% लेकर साथ ही मैं उसके इफेक्ट को भी एडजस्ट कर देती हूँ। 25% लो और उसके बाद एफओएच पे क्या इफेक्ट हमने देना है जनाब वो भी देख लीजिए। वेरिएबल एफओएच को उसने कहा कि 6% आपने बढ़ा देना। $477 ये वेरिएबल एफओएच आ गई अब आपके पास। इसके अलावा उसने किसका जिक्र किया था, कमीशन। कमीशन भी जो होता है वो हम क्योंकि परसेंटेज में गिवन है तो वो भी वेरिएबल है। सब कुछ ऐड कर लेते हैं, सब कुछ ऐड करेंगे क्योंकि जब मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेना है तो नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेना है। सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस आएगा, वो भी मैंने लेना, जो वेरिएबल है वो सब कंसीडर करने। क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपसे जिक्र किया था कि बेटे जब हम यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेंगे तो नेट वाला जिसमें से सेल प्राइस में से हमने सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी, और फिक्स कॉस्ट जब मैं लेनी है सारी की सारी फिक्स कॉस्ट लेनी है, प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन। अब कमीशन कितने परसेंट लेना है, चलो जितने परसेंट मुझे नजर नहीं आया। और कमीशन हमेशा किस पे बेस करता है, सेल्स पे, और सेल प्राइस आपकी कितनी है तो उसका 1% कितना हो गया 33। अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी जितनी वेरिएबल आपको क्वेश्चन में गिवन है वो भी लेते चले जाओ। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है बेटे वो आपको कहता है कि सेल्स का 15% लीजिए, ठीक है। सेल का बिफोर इंक्रीजिंग इन सेल प्राइस 3000, इसका 15% लोगे आपके पास वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी। इसमें कोई स्पेसिफिक इन्फ्लेशन तो नहीं है, हाँ जी। इसको हमने क्या करना है जनाब, 2% इंक्रीज कर देना है, 459। इसके अलावा देखो कोई और वेरिएबल कॉस्ट, इसके अलावा और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है हमारी। चलें जनाब ये हो गई। अब फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे। अच्छा वेरिएबल एक्सपेंसेस सारे आपके पास आ गए हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन साथ ही फाइंड आउट कर लो। नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट वो कैसे निकालोगे, 3300 में से जितनी वेरिएबल कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली हुई है वो माइनस करते जाओ। कैलकुलेटर पे लिखिए 3300 माइनस मटेरियल कॉस्ट है 687.27, लेबर कॉस्ट है 598.5, ठीक है 1023। फिर उसके अलावा माइनस किया 477, माइनस किया 33, माइनस किया 459। ऐसे ही है सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस हो गए। जल्दी जल्दी फिक्स कॉस्ट को भी कैलकुलेट करते हैं। मैम ये 3000 को 15% से मल्टीप्लाई किया आपने? हाँ 3000 देखो 3300 का पता है क्यों नहीं ले रही,
3300 न्यू सेल प्राइस है, और सेल प्राइस में अगर 10% इंक्रीज आ रहा है, उसका मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यूनिट्स के चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है इन टोटल, सेल प्राइस के चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है मैम। और मैम ये 15% लेके 1.5% है। 15% लिया ना, तो मैम ये तो आ 3000 रहा का मैंने, हाँ जी, 45900। अच्छा हो सकता है हमने गलत लिखा बेटे, ये देखो 3000 का 15% लिया और फिर इनटू 1.0 टाइम, जल्दी के काम शैतान को नहीं बेटे, 459 ही आ रहा है। देखो 3000 का पहले 15% लो, फिर उसको 2% बढ़ा दो। अच्छा मैम सेपरेट करना पड़ेगा। आप क्या करो, आप 1.15 तो नहीं ले रहे, अगर आप 1.15 ले रहे तो बेटे आप तो 15% बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना हमने। मैम 3000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट, हाँ जी, सॉरी मैम, मैं 15, सही है, सही है। अब ठीक हो गया, ठीक है मैम। चलो शाबाश। अब फिक्स कॉस्ट ले लो, फिक्स कॉस्ट तो कैलकुलेटर पे ही टाइप हो जाए। मैम ये टोटल 1045.23 है। 10 45.23। चलो गुड हो गया। चलो अब टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी से फिक्स कॉस्ट का मैं तो कैलकुलेटर पे ही अब टोटल करने लगी हूँ। ऑलरेडी जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है, एक तो आपको दी हुई है 35 मिलियन की फिक्स कॉस्ट थी, और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थी आपके पास 10 मिलियन। और इसके अलावा उसने क्वेश्चन में कुछ फिक्स कॉस्ट को है वो चेंज करने का भी बोला हुआ है। यहाँ पे 1.5 मिलियन का जो है वो बोनस है, वो भी ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा जनाब मेरा ख्याल है यही है। अच्छा हाँ जी, इसके अलावा जनाब फिक्स ओवरहेड 15 मिलियन से आपके इंक्रीज भी हो रहे हैं, ठीक है, ये भी ऐड कर दो। फिक्स कॉस्ट मेरे पास 61.5 मिलियन, फिक्स कॉस्ट 61.5 मिलियन, ये टोटल आ गए। ब्रेक इवन कैलकुलेट हो जाएगा। चलो ब्रेक इवन के लिए क्या करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट 61.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1045.23, 58839 कर दें। चलो अब ये जनाब 39 कर देते हैं, ये ब्रेक इवन के यूनिट्स आ गए। टोटल यूनिट्स कैसे निकालोगे, उसने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, तो डेफिनेटली ये मेरे पास कितने परसेंट हुआ, 75% इंटू 100%, 78452। ये टोटल यूनिट्स कौन से वाले आए, सोल्ड। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने कहा हुआ था क्वेश्चन में, कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में कहा है, मेरा ख्याल है 1 मंथ सेल। तो ये सेल्स तो हमारे पास पूरे साल की हैं, 12 माह की हैं, डिवाइडेड बाय 12, 6538। क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या किया करते हैं, ऐड करेंगे तो प्रोडक्शन के यूनिट्स आ जाएंगे। एट 4990। सपोज कर लें अगर कैलकुलेशन एरर भी है तो खैर है, सपोज कर लें ये सही है, मेथड समझ में आ गया। चलें जनाब, ये हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस और एक छोटी सी प्रैक्टिस हो गई, बाकी इंशाल्लाह कल से कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। मैम वो टेस्ट का बता दें, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ टेस्ट का बताओ अफजल, क्या चाह रही है वो आपकी आपने क्लास। हाँ वो मुझे आपसे बात हुई क्लास थी, का बताइए। हाँ नहीं बाकी स्टूडेंट भी कह रहे थे आपका किस किस चैप्टर का टेस्ट अब रहता है। मैम अभी तो सिर्फ 9 का रहता है और 7 का रहता था, वो तो छोटा सा चैप्टर है। 7 चैप्टर कौन सा था बेटे। मैम वो मैं देख के बताता हूँ आपको। हाँ देखो बेटे, मुझे भूल गया, उसको एंड में मैम देखेंगे। जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग। वो उसको रहने दो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके दो हैं, बजटिंग एंड वेरिएंसेस में। वेरिएंसेस भी हो गए ना इन दोनों का। चलें ठीक है, मैं आज ना मुझे कोई सर का यूं नजर नहीं आया, अभी कोई यूं नजर आता है तो मैं उससे बात करती हूँ, उनके पास कौन सी स्लॉट फ्री अवेलेबल है, ठीक है, उनसे पूछ के तो फिर मैं आप लोगों को अनाउंस करवा दूंगी ग्रुप में। तो मैम इस अभी वीक सिर्फ 9 का ही कर लें।
एक मैम chapter दोनों का का सेपरेट ही कीजिए जी। मैम दोनों बड़े चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। इम्पोर्टेंट तो है, नो डाउट। चलो ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं, इस वीक में बजटिंग का रख लो, नेक्स्ट वीक में वेरिएंसेस के जी साथ ऐसे आप ऐसे करते हैं। ऐड कर लीजिएगा। ये टारगेट कॉस्टिंग में तो कुछ भी नहीं है। ठीक क्या है मैम। कहते हो, ठीक है ऐसे? ठीक है मैम। तो फिर जी नेक्स्ट मैम। वीक में वेरिएंसेस और टारगेट कॉस्टिंग हो जाएगी। चलें ठीक है बेटे, आज ही अनाउंस हो जाएगा। ओके मैम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।